Hello, how are you all students? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. I am Bhumika. Today we are going to start our chapter 4 of civics. Its name is Understanding Laws. इसका मतलब है कानूनी समझ। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, हमने कुछ रूल्स बनाए थे। और आप जानते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है। और आज हम इन्हीं नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नियम हमारे समाज में हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लॉज एप्लीकेबल टू ऑल। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ रूल आए थे तो सिंपल लॉज़ों के बारे में आप सभी को जानकारी है। जैसे मैरिज एक्ट के बारे में कि अगर आपकी मैरिज करवानी है तो आपको कम से कम लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसी तरह से आपको दूसरा लॉ पता होगा, अगर किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसके पास उस प्रॉपर्टी के कागज़ होने ज़रूरी है, उसमें उसका नाम होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे फंडामेंटल जो चीज़ें सिंपल रूल हैं जो हमें सभी को पता है। तो इससे रिलेटेड हम आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या सभी रूल्स जो हैं सभी पर एप्लीकेबल होते हैं? क्या जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो सभी के लिए बराबर है? इससे रिलेटेड हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। एक बार एक बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पर सरकारी अफसर था। उसके बेटे को क्या हुआ कि कुछ सज़ा मिली 10 साल की जेल की। उसने कोई क्राइम किया और उसके लिए उसे सज़ा मिली। उसने क्या किया, अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ से भगा दिया। उसने उसकी हेल्प की। तो इससे क्या हमने उस रूल को फॉलो किया? क्या वो रूल फॉलो हुआ? नहीं। तो हमने क्या किया, उस रूल को तोड़ दिया, उसे हमने पूरा नहीं किया। तो ये क्या है, आपने रूल को तोड़ दिया तो इससे क्या हुआ, आपने उस पर अप्लाई नहीं, अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, आपने उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इससे क्या पता चला कि हमने रूल्स को अप्लाई नहीं किया तो वो क्या हो गए हमारे लिए, बेकार। लेकिन रूल्स का मतलब क्या है, आप सभी के ऊपर ही अप्लाई होने चाहिए। अब आपकी जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी, उन्होंने क्या किया था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और इसके प्रेसिडेंट थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। और इसके जो मेंबर थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी और इन्होंने कहा था कि ये लॉज जो हैं वो सभी के लिए क्या है, इक्वल होंगे, नो आर्बिट्रेरी, किसी के लिए कोई भी बदलाव नहीं होगा। चाहे वो कोई कितना ही अमीर हो, चाहे आपका प्रेसिडेंट है, चाहे आपका कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चाहे कोई वेल्थी पर्सन, जिससे रिच पर्सन हो, सभी को सेम क्राइम के लिए सेम ही पनिशमेंट मिलेगी। इनका ये था कि जो हमारी पर्सन्स है वहाँ पर नो आर्बिट्रेरी रेजिस्टेंस ऑफ पावर, मतलब आपकी जो पावर है उसके ऊपर क्या आर्बिट्रेरी नहीं होगी। मीन्स मैं ऊंचे पोस्ट पर हूँ तो मैं अपने बच्चों को छुड़ा रही हूँ, और अगर कोई गरीब पर्सन है तो उस पर क्या हो रहा है कि वो रूल फॉलो नहीं हो रहा। इन्होंने कहा हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा वहाँ पर रूल ही सिर्फ यही होगा कि हमारे यहाँ सभी पर बराबर के रूल एप्लीकेबल होंगे। रूल ऑफ लॉ, इन्होंने क्या करा, रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करवाया, एप्लीकेबल करवाया, जिसका मतलब था कि हमारे जो लोग हैं वो सभी बराबर है, सभी पर एक जैसा रूल अप्लाई होगा। मीन्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर मैंने मर्डर किया है तो क्या होगा, मेरे लिए भी सेम सज़ा, और अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया है तो उसके लिए भी सेम सज़ा। तो क्या है ये रूल ऑफ लॉ। इसके बाद चलते हैं एंशिएंट इंडिया की तरफ। एंशिएंट इंडिया मीन्स पुराना भारत। जब हमारा भारत प्राचीन काल में था तो वहाँ पर क्या था, बहुत सारे रूल्स थे, इन्यूमरेबल एंड ओवरलैपिंग लॉज थे। वहाँ क्या थे, इन्यूमरेबल एंड ओवरलैपिंग लॉज। मीन्स एक गलती के, एक चीज़ के 10 कानून थे, और उसमें कौन सा कानून आपको करना है, मतलब लगाना है, उसमें आप परेशान हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। इसका मतलब ये है ओवरलैपिंग और इन्यूमरेबल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक सिंपल सी बात कही आपको, मैंने चोरी की, तो उस चोरी के लिए मेरे पास 10 या 15 ऐसे कानून हैं जो मुझे सज़ा देने के लिए बताए गए हैं, लेकिन उनमें से एप्लीकेबल कौन सा करूँ ये नहीं पता। तो ये क्या हो गए, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक। ठीक है। अब जो ये रूल्स थे वो किस पर अप्लाई होते थे, ये रूल्स हमारी कास्ट सिस्टम के ऊपर अप्लाई होते थे। आपको पता है हमारा जो इंडिया था इससे पहले 4 भागों में डिवाइड था। फर्स्ट आपके कहते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो थे ये क्या थी, आपकी कैटेगरीज डिवाइड थी। जो ब्राह्मण था वो क्या था, सबसे ऊपर टॉप लेवल पर आते थे।
और जो आपके नीचे होते थे ब्राह्मण के बाद आपके क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। अब शूद्र सबसे नीचे जाति के थे तो उन पर जो रूल्स थे वो अलग थे, और जो आपके ब्राह्मण लोग थे, जो हायर सोसाइटी के लोग थे, उन पर जो रूल्स थे वो अलग थे। क्राइम दोनों का सेम है, लेकिन क्या है, पनिशमेंट दोनों के लिए डिफरेंट है। उसका रीजन क्या था, पनिशमेंट देने वाले जो थे वो क्या थे, खुद हायर सोसाइटी से बिलोंग करते थे, इसलिए वो खुद को पनिशमेंट से एस्केप कर लेते थे, बचा लेते थे। अब उसके बाद आया आपका कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड आप सभी जानते हैं, जब अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने आपको दबाना शुरू किया था। उस टाइम के बाद से हमारा जो ये एंशिएंट इंडिया का रिवाज था कि जाति प्रथा के हिसाब से आपको सजा मिलती थी, वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या सोचते थे कि हम ही सबसे सुपीरियर हैं, हमसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे आप इंडिया की कोई भी जाति से बिलोंग करते हैं, आप सभी क्या है, उनके लिए इन्फीरियर हैं। तो वो सभी को एक ही लाठी से हाँकते थे, वो सभी के लिए एक ही रूल फॉलो करवाते थे। यहाँ तक आपको समझ में आया कॉलोनियल पीरियड का? नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिटिश कॉलोनिस्ट बिलीव दैट दे इंट्रोड्यूस रूल ऑफ लॉ। जो हमारे ब्रिटिश के लोग थे वो ये कहते थे कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमने लागू करवाया है, क्योंकि जब हम आए थे तो हमने ही तो जाति प्रथा को बंद कराया था और हमने ही एक जैसा रूल अप्लाई कराया। लेकिन जो हमारे हिंदू है वो ये कहते थे कि नहीं, हमारे जो इकोनॉमिक्स है, हमारे जो रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने ही ये रूल को अप्लाई करवाया, क्योंकि अंग्रेज तो पहले से ही क्या है, आर्बिट्रेरी है। आपको इनका सेडिशन एक्ट याद हो तो सेडिशन एक्ट 1870, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसका मतलब था देशद्रोह। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह करना। इसमें क्या उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी भारतीय हमारे ऊपर बात करता है या हमारे लिए कुछ विरुद्ध जाता है तो वो क्या है, सेडिशन एक्ट 1870 के अंदर पनिशमेंट का अधिकारी है। मींस आप कुछ भी बात अगर ब्रिटिश के खिलाफ बोलेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो ये क्या कर रहे थे, अपने आप को क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सुपीरियर शो कर रहे थे कि अगर आप हमारे बारे में कुछ भी करेंगे तो हम आपको बंद कर देंगे। इसके साथ ही इसकी आर्बिट्रेरीनेस दिखती है इनके रोलेट एक्ट में। रोलेट एक्ट में क्या था बच्चों, अगर आपका कोई भी कसूर नहीं है, आपको बिना बताए, बिना कसूर बताए आपको क्या कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसके लिए हमारे जो महात्मा गांधी उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रगल आगे बढ़ता रहा और ये जो है, ये आपका रूल था, ये एक्ट में आया था 10 अप्रैल 1990 को। ये आपका 10 मार्च 1990 को ये आपका जो है अफेक्ट में आ गया था और इस रूल को हमने चला दिया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने। लेकिन पंजाब में क्या हुआ, इस रूल के खिलाफ अभी भी लोग खड़े थे। उन्होंने क्या किया कि लोगों की एक सभा बुलाई, कहाँ पर बुलाई, जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में उनकी जो है सभा बुलाई गई और इसका पता कैसे चल गया, जनरल डायर को। तो उन्होंने क्या किया, जो एक एंट्री गेट था वहां पर बिना बताए अंदर घुस गए अपने ट्रूप को लेकर और उस एंट्री गेट को और एग्जिट गेट जो सेम था उसे बंद कर दिया। और उसके बाद क्या कहा अपने ट्रूप को कि आप इन पर गोलियां बरसाओ। इस तरह से वहां पर हजारों लाखों लोग जो है मर गए थे, औरतें, बच्चे उन सभी में शामिल थे। कुछ लोग तो कुएं में कूद गए खुद को बचाने के लिए। तो ये एक्ट हमें बताता है कि हमारा जो कॉलोनियल पीरियड था वो क्या था, आर्बिट्रेरी था, मीन्स वो सबके लिए बराबर नहीं था। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने रूल ऑफ लॉ को क्या नहीं किया, फॉलो नहीं करवाया। हमारे रूल ऑफ लॉ को किसने फॉलो कराया था, इंडियंस ने। वो कैसे बच्चों, देखो इन 19th सेंचुरी जो है हमारे इंडियंस जो थे, इन 19th सेंचुरी हमारे इंडियंस ने इंडियन लीगल प्रोफेशन को अपना लिया था। मीन्स उन्होंने मान्यता ले ली कि हम जो है, जो वकील है वो सभी वकील क्या है, हम यहाँ पे काम करेंगे और आपको जो है हमें इक्वल रिस्पेक्ट देनी होगी। अब जो भारतीय जज थे वो भी इसमें क्या करने लगे, हेल्प करने लगे कि इंडियंस के साथ क्या ना हो, उनको लीगल राइट्स मिले, उनके साथ कोई भी क्या ना हो, उनके साथ कोई पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो। तो इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा जोर लगा दिया कि हम सभी लोग क्या करें, इक्वल रहें। क्या रहें, इक्वल रहें। तो इन्होंने ही रूल ऑफ लॉ को लागू करवाया। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। आप सभी जानते हो हमारा जो पार्लियामेंट है वो बार बार क्या करता रहता है, आपके लिए रूल्स निकालता है और देखता है कि किस तरह से हम आपकी बेहतरी कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए हमारे पार्लियामेंट ने एक रूल निकाला जिसमें क्या था कि आपकी प्रॉपर्टी का अधिकारी, पहले क्या होता था कि जो भी पर्सन है, परिवार है, उसका बेटा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक होता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या हो गया,
आपकी प्रॉपर्टी में आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपका बेटा, पूरा परिवार उसके अंदर क्या है, भाग ले सकता है, सभी अपना हिस्सा मांग सकते हैं। ये था हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। समझ में आ गया आपको बच्चों? अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। आपको ये समझ आ गया? हमने इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने जा रही हूँ, कुछ वर्ड्स हैं जो शायद आपको समझने के बाद लेसन को समझना और आसान होगा। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस करना। आपका जो लॉ है उसमें पहले कुछ था और अब हमने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपकी प्रॉपर्टी में खाली आपका बेटा हकदार होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपकी वाइफ भी उसमें हकदार है और आपकी बेटियां भी उसमें हकदार हैं। तो ये क्या था हमारा हिंदू अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट मीन्स बदलाव। नेक्स्ट है हमारा डिफेंड करना। डिफेंड मीन्स होता है बच्चों बचाव करना, किसी भी तरह से अपने आप को बचाना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझ पर कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया तो मैं खुद को डिफेंड करूंगी, बचाव करूंगी। किसकी सहायता से? लीगल प्रोफेशंस की सहायता से। लीगल प्रोफेशन में कौन कौन लोग आते हैं? आपके वकील आ गए, आपके जज, उनकी हेल्प से ही मैं खुद को डिफेंड कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा बच्चों आपका थर्ड पॉइंट है लीगल प्रोफेशन। आपको समझ आ गया? जो आपके वकील हैं और जो आपके जजेस हैं वो सारे लीगल प्रोफेशन में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज आर्बिट्रेरी। अभी मैंने आपको बताया था आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जहाँ पर रूल सबके लिए सेम नहीं होता। मीन्स अपनी सहूलियत के हिसाब से हम उसे चेंज कर लेते हैं, जैसे अंग्रेज करते थे। अगर उन्हें कोई भी एक्ट लग रहा है कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है तो उसमें हम उसे अमेंडमेंट कर देते थे, चेंज कर देते थे अपने लिए। आपके लिए वही रूल है लेकिन हमारे लिए डिफरेंट है। तो ये क्या था? आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट है कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड क्या होता है बेटा? जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे। अब अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, हमें अपनी एक कॉलोनी बना रखा था, हम पर एक राज कर रहे थे कि हाँ ये कॉलोनी मेरे अंडर आती है और मैं इसमें कैसे भी रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो है आपका कॉलोनियल पीरियड। ऊपर है बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है बेटा? मैंने भी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने मिलकर बनाए थे और इसमें हमारे कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे। इनके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो हमारे चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी और इसकी फर्स्ट असेंबली जो हुई थी वो 1946 में हुई थी और ये हमारा अफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट का मतलब है बेटा आपका जो लॉज है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। वो दोनों ही मिलकर आपके नियम बनाते हैं। लेकिन ये नियमों की ज़रूरत कैसे आई? आपकी सोसाइटी में कोई चीज़ प्रिवेलेंट है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या कहते हो? इसके खिलाफ कोई रूल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के बाहर रोज़ कोई आए और कूड़ा फेंक दे तो क्या हुआ? मुझे पसंद आएगा? मैं क्या कहूँगी कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पुलिस में जाके कंप्लेंट करते हैं कि सर ये इस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIR लिखिए। तो वो कहीं लॉ होगा तभी तो वो लिखेंगे। क्या मेरे कहने से ही पुलिस लिख लेगी? नहीं। अगर वहाँ कोई इसके रिलेटेड रूल होगा तो ही वो मेरी FIR लॉन्च करेंगे, अदरवाइज वो उसे लॉन्च नहीं करेंगे। अब जैसे आप कर रहे हैं स्टोरी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। स्टोरी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है बेटा? पहले आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है बेटा जब आप किसी भी लेडी को प्रताड़ित करते हैं, चाहे उसका हस्बैंड मेल मेंबर जो उससे एडल्ट है वो उसे प्रताड़ित करता है, बीटन करता है और उसे अपशब्द कहता है और उसकी मर्जी से या मतलब जो भी है उसे परेशान करता है, ज़रा अमाउंट नहीं देता है घर का खर्च चलाने के लिए, या फिर उसे वो क्या कर रहा है कि गलत शब्द बोल रहा है, वो सब क्या है आपके डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते हैं। अब इस डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर लोग बहुत परेशान थे, औरतें बहुत परेशान थी। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। दो लेडीज़ थी, एक शाजिया और एक कुसुम। वो दोनों ही क्या थे? आपकी वुमेन जो हमारा वेलफेयर होता है वहाँ पर वो काम करती थी। अब वो दोनों जब काम करी थी 1991 की बात है, तो वहाँ उनके सामने दो केस आए। एक लेडी आई, बोली कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत मारते हैं और मैं उनसे बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं इनकी शिकायत किसी से कर नहीं सकती क्योंकि मुझे क्या आती है? शर्म आती है। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। इतनी देर में एक और लेडी आई, वो बोली कि भाई मेरा जो बेटा है और जो मेरी बहू है वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, वो मुझे
इतना परेशान करते हैं कि मुझे घर से निकलने के लिए कह रहे हैं, और ना तो मेरे पास बैंक में कोई पैसा है, ना ही मेरे पास कोई रहने की जगह है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगी। इन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी हेल्प करते हैं और हम किसी के पास चलते हैं। जब वो गए तो वहाँ पता चला कि हमारे यहाँ तो कोई भी सिविल लॉ है ही नहीं, हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ क्रिमिनल लॉ। अब उसके बाद जब ये 2 केसेस आए, उसके बाद से हमें नीड महसूस हुई किसकी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, कि इसके खिलाफ भी कोई क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए, औरतों को इससे बचाना चाहिए। इसके लिए क्या हुआ बच्चों, जब ये रेज हुआ कि हाँ हमें इसकी ज़रूरत है, तो 1999 में लॉयर्स ने कलेक्टिवली मिलकर, स्टूडेंट्स लॉ के जो थे सबने मिलकर क्या किया, एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल को लिखा और उसके लिए भेजा पार्लियामेंट में कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और हम इसके खिलाफ चाहते हैं कि हमें कोई कानून बनाया जाए, बताया जाए। तब फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 2002। अब जब इन्होंने ये बिल भेजा, उस बिल के भेजने के बाद 2002 में एक बिल पास होकर आया। अब जब वो बिल आया तो लेडीज ने उस बिल को देखा तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमने तो ये जो बातें लिखी थी वो इसमें है ही नहीं, ना तो मेरा हस्बैंड मुझे खर्चा देगा, ना ही मुझे घर में रहना अलाउड है। मीन्स मैं जो बातें चाहती थी वो पूरी इसमें नहीं आ रही और मैं इस लॉ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहती हूँ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि चेंज करना चाहती हूँ। अब इसके लिए इन्होंने क्या करा, दोबारा अर्जी लगाई, दोबारा एप्लीकेशन लिखी। कहाँ पे, अब ये एप्लीकेशन ऐसे नहीं लिखी चलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हम इस लॉ से सेटिस्फाइड नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, दोबारा से पिटीशन डाली और वो बिल जो है दोबारा रीइंट्रोड्यूस हुआ 2005 में। 2005 में फिर से वो बिल जो है वापस आया, और जब वो बिल वापस आया तो उन्होंने देखा कि अब ये बिल ठीक है। फिर उसके बाद वो 2006 से क्या हो गया, फोर्स में आ गया, मीन्स यूज होने लगा और उसका इस्तेमाल सभी के लिए किया जाने लगा, जिससे हम लेडीज़ को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। ये खुशी की बात है कि अब हमारा पूरा एनवायरनमेंट क्या हो गया है, वायलेंस फ्री हो गया है। अब कहीं पे लड़ाई होगी तो कहीं से पुलिस आकर उस पर्सन को रोक सकती है, तो हम उस एनवायरनमेंट को रोक सकते हैं ना, तो ये क्या है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से रोल ऑफ सिटीजन इज इम्पॉर्टेंट। अब जो ये आपका रूल आया था, इसका लागू करवाने वाले कौन है, सिटीजन्स। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी बात बता रही हूँ ना कि मुझे ये ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं ही किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं ही किसी चीज़ को बता नहीं रही हूँ, मुझे परेशानी हो रही है किसी रूल से और मैं गवर्नमेंट को नहीं बताऊंगी, तो गवर्नमेंट अपने आप रूल चेंज कर देगी। उसे तो यही लगेगा ना कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसे क्या पता कि मैं दुखी हूँ और बोल नहीं रही। तो उसका कारण क्या है, आप खुद हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर किसी रूल से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको अपनी आवाज़ रेस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको किसका सहारा लेना है, मीडिया का, न्यूज़पेपर का। आप मीडिया वालों को बुला लीजिए, उनको बता दीजिए प्रेस में कि हाँ हम इस रूल से परेशान हैं। जैसे आपके नेशनलिस्ट ने किया था, जो आपके पुराने रेवोल्यूशनरीज थे, उनके पास क्या था, ब्रिटिशर्स ने लॉज दिए थे, उन्हें क्या कहा था उन्होंने कि आपको जो है अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ दिए। उन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेरी और रिप्रेसिव लॉ दिए। आर्बिट्रेरी का मतलब मैंने आपको बताया, अपने हिसाब से चेंज करने वाला, और रिप्रेसिव का मीनिंग मैं आपको और बता देती हूँ। रिप्रेसिव का मीनिंग होता है बेटा जहाँ आपकी आज़ादी, आपकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाए, मीन्स आपकी आज़ादी बांध दी गई। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी मुझे कहती है कि बेटा आपको कल से स्कूल नहीं जाना, आप घर के अंदर बंद हो, तो ये क्या है, रिप्रेसिव लॉ है मेरे लिए। क्यों नहीं जाना, मैं भी एक इंसान हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकती हूँ कि मुझे क्यों मना किया जा रहा है। आपको शायद पता हो, अमेरिका में आफ्टर 14 ईयर्स बच्चे अपनी कंप्लेंट लिखवा देते हैं पेरेंट्स के खिलाफ कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वहाँ पर ये रूल लागू है। तो बच्चों, इस तरह से हमें ये पता चलता है कि सबसे बड़ा रोल किसका है, सिटीजन का। उससे ही सबसे पहले आवाज़ उठानी है कि मेरा ये ज़रूरत है और मुझे इसके अकॉर्डिंग कोई लॉ चाहिए। अगर आपके स्कूल में मान लीजिए कोई टीचर है और बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे उससे पढ़ना है, आप क्या करते हो, डायरेक्ट जाके बोल देते हो कि मुझे ये बोलना है। तो आप फ्री हो, आपके स्कूल ने आपको क्या दिया हुआ है, आज़ादी दिया, आप उनसे बात कर पाते हो। लेकिन अगर आप बताओगे ही नहीं, आपके मन में बात रखोगे, तो क्या हमें पता चलेगा, हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए उस समय में, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सेम वे हमारे सिटीजन का भी क्या है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। उन्हें हर चीज़ को बताना पड़ेगा कि हाँ हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड है और इस रूल से सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा, अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ।
अनपॉपुलर का मतलब होता है कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती ठोक दिए गए हैं और उन्हें हम क्या चाहते हैं, फॉलो अप नहीं करना चाहते, हम उनसे परेशान हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ क्या करोगे, आप नारे लगाओगे, प्रोटेस्ट करोगे। क्या करते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि बैनर्स लेकर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और मना करने लग जाते हैं। आपने शायद देखा होगा बीच में अभी वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी के रिगार्डिंग बीच में क्या हो गया था, वो बैनर्स लेके खड़े थे, हमारा इंक्रीमेंट करो, हमारा ये करो, और डॉक्टर्स को निकाल दिया था। तब भी उन्होंने क्या किया था, सड़कों पर आकर बैनर लेकर खड़े थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे। तो वो सब क्या है, आपका गवर्नमेंट को बताने का तरीका है कि हम आपके इस रूल से सेटिस्फाइड नहीं है। ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है। जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर ही हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हम आपके इस रूल से सेटिस्फाइड नहीं है। सेम वे ये रूल हुआ था हमारा यहाँ, वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है वेंडर्स होते हैं, जो रेडी बेचने वाले होते हैं, जो आपके सामान बेचने वाले आते हैं, कोई आपके यहाँ प्लास्टिक, कोई सब्जी वाला, कोई कैसे भी वेंडर्स खड़े होते हैं। तो म्युनिसिपल कमेटी ने क्या कहा कि इन सबको हटा दो। हटा दो मीन्स अब ये यहाँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्पेस खुला होगा तो ट्रैफिक जो होगा वो जाम नहीं होगा और लोग आसानी से आ जा पाएंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक पर्सन को तो अच्छी खुशी मिल रही है क्योंकि वो आराम से गाड़ी चला के जा रहा है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसको तो हर्ट हो रहा है, उसकी तो रोजी रोटी वही है। भाई गरीब आदमी है, उसके पास कमाई का साधन क्या है, रेडी लगाना, और आपने उसकी रेडी ही हटवा दी, तो वो क्या होगा। हमें जो लाइफ का अधिकार है, जीने का अधिकार है, वो हमारे किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि आपको क्या है, जीने का अधिकार है। और जीने के अधिकार के लिए मैं क्या कर रही थी, रेडी लगा रही थी, और आपने क्या करा, मेरी रेडी को हटवा दिया। तो उससे क्या होगा, एक को तो मिल गया अपना बेनिफिट, लेकिन दूसरा वाला परेशान हो रहा है। तो वो क्या कर सकता है, इसके लिए पेटिशन अप्लाई कर सकता है कि रूल हम अलाउड नहीं करवा सकते। तो उससे क्या हुआ, हमने क्या किया, उस रूल के बारे में बताया कि ये रूल सही नहीं है। हमने बताया कि हमें ये रूल पसंद नहीं आया और इसे चेंज कीजिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि रूल गाड़ी और उसका टाइम फिक्स कर दिया। रेडी वाले जो है सुबह वो 9 से कितने बजे तक बैठे हैं, 5 बजे तक, और आपकी जो व्हीकल्स है वो पूरा दिन जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से टाइम फिक्स करने से क्या हुआ, अमेंडमेंट हो गया और दोनों का फायदा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा रोजा पार्क की स्टोरी का। जो रोजा पार्क थी सर बेटा, वो आपने रोजा पार्क के बारे में सुना होगा, सिविल राइट एक्ट के बारे में। मैं आपको शुरू से बताती हूँ बेटा। अमेरिका जो थी, अमेरिका एक कंट्री है, वहाँ पर क्या थे, यूरोपियन लोग घुस गए। यूरोपियन लोग बहुत पावरफुल थे, तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन्स को कहा कि हम जो है आपके यहाँ पे मतलब पूरा सेटअप देखेंगे और काम करेंगे। उन्होंने क्या करा, अफ्रीकन्स को बाहर से बुलाया और उन्हें अपना स्लेव बना लिया। अब एक बार क्या हुआ, रोजा पार्क नाम की जो लेडी थी वो कहाँ जा रही थी, बस में ट्रैवल कर रही थी। अब जब वो ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ पर एक अंग्रेज आया, यूरोपियन आया, और उसने बोला मैम प्लीज खड़े हो जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। तब उस अफ्रीकन लेडी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत काम करके आई थी। वो बोली मैं क्यों उठूँ, बोली नहीं आप हमसे हीन जाति के और आप यहाँ से उठिए। उसने प्रोटेस्ट किया और वो नहीं उठी। उसने किस डेट को प्रोटेस्ट किया था, 1 दिसंबर 1955 को, और ये एक्ट सिविल राइट एक्ट लागू कब हुआ था, 1964 में। पहली बार सिविल राइट एक्ट कब लागू हुआ था, 1964 में। इसमें काफी समय लग गया, तो इसको करते समय क्या कहा गया, मेन रूल क्या था, रूल ऑफ लॉ, कि सभी हमारे लिए बराबर हैं, चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो अमेरिकन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन पूरा। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, आप सभी को पता है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो देश है वहाँ पर क्या है, सभी बराबर है। रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा था आपने, आर्बिट्ररी के बारे में पढ़ा था आपने, और आपने क्या पढ़ा था उसके अंदर, आपने एक स्टोरी पढ़ी थी उसके अंदर। उस स्टोरी के अंदर क्या था कि एक वकील गवर्नमेंट ऑफिसर था और उसका बच्चा जो था वो क्या है, कोई क्राइम करता और वो वापस से क्या होता है, उसे छुड़वा लेता है। तो वहाँ पर क्या था, रूल ऑफ लॉ लागू नहीं था। फिर किस तरह से रूल ऑफ लॉ आया, किस तरह से आप लोगों ने जो है फिर डोमेस्टिक किया, डोमेस्टिक लॉ के ऊपर आए, फिर आप कैसे फाइनली बिल को इशू करवा पाए, और कैसे आपने लॉज को मना किया कि हम ये लॉ नहीं चाहते, किस तरह से हम अपनी मर्जी से अपने लॉज को मनवा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज़ इसके आंसर्स ध्यान से देकर दीजिए।
ताकि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई ये आपको पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपका जो सेडिशन एक्ट था वो कब पास हुआ था? व्हाट वाज द ईयर ऑफ सेडिशन एक्ट? और सेडिशन एक्ट होता क्या है? वेरी गुड, सेडिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1870 और ये किसने पास करा था? ब्रिटिशर्स ने। क्या था इसका मतलब? अगर आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो आपको हम जेल में डाल देंगे। ओके, आपका जो रोलेट एक्ट था वो कब फोर्स में आया था? 10 मार्च 1919 को, 10 मार्च 1919 को। वेरी गुड। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सबसे पहले कब आया था? 2002। वेरी गुड। फिर इसमें अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट के बाद वो कब आया? 2005 में। वेरी गुड। ओके, अब आप मुझे बताइए कि जो आपके अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ है उनके खिलाफ कौन बोल सकता है और हम किस तरह से बोल सकते हैं? वेरी गुड, सिटीजन बोल सकते हैं। वेरी गुड। किस तरह से अपनी बात कह सकते हो आप लोग? मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। वेरी गुड। आप इस तरह से अपनी बातों को किस तक पहुंचा सकते हैं? गवर्नमेंट तक। और गवर्नमेंट क्या कर देती है? फिर उन बातों को सुनकर आपके लिए अमेंडमेंट करती है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। वेरी गुड बेटा, अब आप इस वीडियो को 3 to 4 टाइम्स रिवाइज कीजिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड do the exercise which is given at the back side of the book. Keep writing your important points. Learn that, and if you are having any problem you can make a call and you can ask to me on my WhatsApp number which I have given to you. Thank you.